हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शालू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालू एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं लूसेंट जी के बुक का चैप्टर नंबर 9 जो है जीव विज्ञान। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जैसे मस्तिष्क, पीयूष ग्रंथि, कशेरुक दंड आदि। दोस्तों आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है मेडुला। तो आइए देखते हैं क्या होता है। मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन एपिनेफ्रिन या एड्रीनलिन और नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन दोनों अमीनो अम्ल हैं। इन्हें सम्मिलित रूप में कैटेकालमिन्स कहते हैं। एड्रीनलिन और नॉरएड्रेनालिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेजी से स्रावित होते हैं। इसी कारण ये आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन भी कहलाते हैं। ये हार्मोन सक्रियता, आँखों की पुतलियों का फैलाव, रोंगटे खड़े होना, पसीना आदि को बढ़ाते हैं। दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता और श्वसन दर को बढ़ाते हैं। इसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। ये लिपिड एवं प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं। एपिनेफ्रिन ये जो होता है दोस्तों, हृदय स्पंदन एक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में सहायक होता है। उत्तेजना के समय एड्रीनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। क्रोध, भय, खतरे के समय सक्रिय होता है। यह हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की वृद्धि करता है। दोस्तों जनन ग्रंथि, अंडाशय, इसे निम्न हार्मोन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन, यह अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। यह स्त्री यौन अभिलक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। प्रोजेस्टेरॉन, यह एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। रिलैक्सिन, यह जो होता है दोस्तों गर्भाशय में, यह अंडाशय, गर्भाशय व अप्परा में उपस्थित रहता है। यह हार्मोन प्यूबिक सिफाइसिस को मुलायम करता है और यह गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। विषण, इससे निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को यह यौन आचरण को प्रेरित करता है। प्रजनन तंत्र, मानव एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर एवं मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसे नर कहते हैं और जो जीव केवल अंडाणु उत्पन्न करते हैं उसे मादा कहते हैं। मानव में अंडे का निषेचन फैलोपियन नालिका में तथा भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। मानव जरायुज होते हैं, अर्थात ये सीधे शिशु को जन्म देते हैं। नर लैंगिक अंग हैं। वृषण एवं वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्राविहीन, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, शिशन, प्रोस्टेट, वृषण। इसकी कोशिकाओं द्वारा नर युग्म अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है। स्ट्रोली कोशिकाएं पुरुष में शुक्राणु उत्पन्न के लिए आवश्यक कोशिकाओं में से एक है। स्ट्रोली कोशिका सशक, मेढक, स्तनधारी एवं कॉकरोच के वृषण में पाई जाती है। शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है, इसीलिए वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। दोस्तों ये शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन होती है। यह 3 भागों में विभाजित रहता है, सिर, ग्रीवा और पुच्छ। शुक्रजनन नलिकाओं के बीच अंतराली कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं जो नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन का स्राव करती हैं। यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के विकास और नियंत्रण में सहायता होती है। अधिवृषण,
यह शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है। अधिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्व होता है। शुक्राणु यही सक्रियता प्राप्त करते हैं। शुक्रवाहिका यह अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ती है और शुक्राणु को आगे की ओर बढ़ाने का कार्य करती है। शुक्राशय यह प्रोस्टेट ग्रंथियों के ऊपर स्थित होती है। दोनों ओर के शुक्राशय मिलकर स्खलनीय वाहिनी का निर्माण करते हैं। प्रोस्टेट या मूत्र मार्ग से मूत्राशय तक संबंध रहता है। इसका आकार गोला सुपारी जैसा होता है। सिशन यह पुरुषों के संभोग करने वाला अंग है। इसी के माध्यम से शुक्राणु मादा के प्रजनन तंत्र में पहुंचते हैं। मादा लैंगिक अंग है। अंडाशय, अंडविहीनिया, गर्भाशय, योनि। अंडाशय प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। यह पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर से सटा होता है। अंडाशय का बाह्य स्तर एपिथीलियम का बना होता है, जिसे जनन एपिथीलियम कहते हैं। अंडाशय का आंतरिक भाग तंतुओं एवं संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। अंडाशय का मुख्य कार्य जो होता है अंडाणु पैदा करना होता है। अंडाशय से दो हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है, जो ऋतुस्राव को नियंत्रित करते हैं। अंडवाहिनी इसकी संख्या 2 होती है। यह पतली कुंडली पेशीय नली जो गर्भाशय और अंडाशय को जोड़ती है, अपनी कशाभिका क्रियाओं द्वारा अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाती है तथा निषेचन के लिए स्थान प्रदान करती है। गर्भाशय यह 7.5 सेमी लंबी, 5 सेमी चौड़ी तथा इसकी दीवार 2.5 सेमी मोटी होती है। इसका वजन लगभग 3.5 ग्राम तथा इसकी आकृति नाशपाती के आकार के जैसी होती है। इसका कार्य मासिक चक्र को सुचारू रूप से चलाने और हार्मोन के संतुलन को बनाए रखना या निषेचन के बाद बने भ्रूण को आश्रय प्रदान करता है और उसे पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करता है। योनि यह एक नली के समान रचना होती है। यह बाहर के तल से गर्भाशय तक फैली रहती है। योनि की दीवार पर वल्वोरीथ्रल ग्रंथि पाई जाती है, जिससे एक चिपचिपा द्रव्य निकलता है। यह द्रव्य संभोग के समय योनि को बनाता है। योनि का एक सिरा मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है तथा दूसरा सिरा पीछे की ओर गर्भाशय की ग्रीवा से जुड़ा रहता है। योनि मूत्र वाहिनी के द्वार के ऊपर एक छोटा सा मटर के दाने जैसा उभार स्थित है, जिसे भग शिश्निका कहते हैं। यह एक अत्यंत ही उत्तेजक अंग होता है। योनि के द्वारा ही शुक्राणु अंडवाहिनी तक पहुंचते हैं। ऋतुस्राव चक्र यह प्राइमेट्स का प्रमुख लक्षण है। गर्भाशय को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों में गर्भाशय से रक्त का स्राव होता है। इसे मासिक धर्म या रजोधर्म ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। ऋतुस्राव के प्रारंभ होने के 14 दिन बाद अंडोत्सर्ग होता है। यह अंडोत्सर्ग दोनों अंडाशयों से बारी बारी से होता है। अंडोत्सर्ग के कुछ समय बाद अंडाणु अंडविहीन में पहुंच जाते हैं और 15वें और 19वें दिन तक इसमें रहते हैं। इसी बीच मानव प्रजनन की क्रियाविधि। मानव में प्रजनन की 3 अवस्थाएं होती है: युग्म जनन, निषेचक जनन, भ्रूणीय विकास। युग्म जनन वृषण एवं अंडाशयों में युग्मों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्म जनन कहते हैं। युग्मों का निर्माण की प्रक्रिया को युग्म जनन कहते हैं। युग्मों का निर्माण वृषण तथा अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा होती है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्रजनन एवं
अंडाणु का अंडाशय में निर्माण अंडजनन कहलाता है। इन दोनों का निर्माण एपिथीलियम की कोशिकाओं के विभाजन से होता है। खाने वाली गर्भनिरोधक गोलियां अंड के मोचन का निरोध करती हैं। निषेचन या अंडविहीन में होता है ये अंडवाहिनी में होता है। भ्रूणीय विकास या निषेचन क्रिया के बाद बना युग्मनज तीव्रता से समसूत्री विभाजनों द्वारा विभाजित होने लगता है और अंतर्गर्भाशय में एक पूर्ण विकसित शिशु को स्थापित करता है। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को भ्रूण तथा युग्मनज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को भ्रूणीय विकास कहते हैं। भ्रूण में 5वें सप्ताह तक 3 जननिक स्तरों का निर्माण होता जाता है। ये 3 जननिक स्तर हैं: एंडोडर्म, मेसोडर्म तथा एक्टोडर्म। इसके पश्चात इन स्तरों से विभिन्न शारीरिक अंगों का निर्माण होता है। भ्रूण में 7वें 9वें सप्ताह के मध्य तक हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं पाचन तंत्र बन जाते हैं। तीसरे माह में भ्रूण में कंकाल तंत्र बन जाता है। चौथे माह में सिर एवं शरीर पर रोएं। 5वें माह में आहार नाल, रुधिर व अस्थिमज्जा बन जाती है। 6ठे माह में भ्रूण छोटे शिशु का रूप धारण कर लेता है। 7वें माह में शिशु के सभी अंग अच्छी तरह कार्य करने लगते हैं। 8वें माह में उसे वसा का जमाव होने लगता है, जबकि 9वें माह में वह जन्म के लिए तैयार हो जाता है। भ्रूण का पोषण जरायु, एमिनियान एवं अपरा द्वारा होता है। मनुष्य में गर्भाधान काल 280 दिनों का होता है। इसके पश्चात प्रसव द्वारा शिशु माता के शरीर के बाहर आ जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य आइए देखते हैं। यौन आरंभ, मनुष्य के जीवन काल में जब उसे जनन क्षमता आरंभ होती है वह समय यौवनारंभ कहलाता है। जनन की क्षमता स्त्रियों में सामान्यतः 12 से 16 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होती है, जबकि 40 से 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती है। पुरुषों में भी यौनारंभ प्रायः 12 से 16 वर्ष की उम्र में होता है, जबकि 50 वर्ष की उम्र में धीरे धीरे जनन क्षमता घटती जाती है। गौण लैंगिक लक्षण, गौण लैंगिक लक्षण। यौनारंभ के समय मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं तथा अनेक ऐसे परिवर्तन होते हैं जो मादा को नर से विभेदित करते हैं। इन लक्षणों को गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। मेनार्की, लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ 12 से 13 वर्ष की उम्र में मेनार्की कहलाता है। रजोनिवृत्ति, स्त्रियों में 40 से 50 वर्ष की उम्र के पश्चात ऋतुस्राव नहीं होता है, इसे ही रजोनिवृत्ति कहते हैं। अंडोत्सर्ग, इस अंडाशय द्वारा अंडाणु की निर्मुक्ति को अंडोत्सर्ग कहते हैं। जरायु, गर्भ की समय सबसे बाहरी झिल्ली को जरायु कहते हैं। अंकुर, जरायु से अंगुलियों के आकार के अनेक प्रवर्ध निकलते हैं जिन्हें अंकुर कहते हैं। अपरा, अंकुर और गर्भाशय कोशिकाएं परत के संपर्क क्षेत्र को अपरा कहते हैं। नाभि रज्जु, गर्भ अपरा से एक मजबूत डोरी जैसी रचना से जुड़ा रहता है जिसे नाभि रज्जु कहते हैं। माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है। युग्मनज, निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। कृत्रिम वीर्यसेचन, जब शुक्राणु मादा की योनि में कृत्रिम विधि द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं तो इस क्रिया को कृत्रिम वीर्यसेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन, उच्च स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है। इस प्रकार के निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। वीर्यसेचन, मैथुन के समय नर के सेचन द्वारा मादा वीर्यसेचन या इनसेमिनेशन
रेस्पिरेशन कहते हैं। श्वसन तंत्र, आइए देखते हैं दोस्तों। मनुष्य के श्वसन तंत्र को का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा या फुफ्फुस होता है, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, इसीलिए इसे फुफ्फुसीय श्वसन भी कहते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनमें होकर वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे नासामार्ग, ग्रसनी, लैरिक्स या स्वर यंत्र, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स तथा फेफड़े आदि। नासामार्ग, इसका मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित है। यह श्वसन नाल के द्वारा भी कार्य करता है। इसके भीतर की गुहा म्यूकस कला में स्तरित होती है। यह स्तर लगभग 1 से 2 लीटर म्यूकस प्रतिदिन स्रावित करती है। यह स्तर धूल के कण, जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीवों को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है या शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को नम या शरीर के ताप को बराबर बनाती है। ग्रसनी, यह नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होती है। लैरिक्स या स्वर यंत्र, श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है, लैरिक्स या स्वर यंत्र कहलाता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन करना है। लैरिक्स प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती समान कपाल होता है, जिसे एपिग्लटिस कहते हैं। जब कुछ भी निगलना होता है तो यह ग्लॉटिस द्वार बंद कर देता है, जिससे से भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता है। ट्रैकिया या वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। ट्रैकिया के दोनों प्रमुख शाखाओं को प्राथमिक ब्रोंकियोल कहते हैं। दायां ब्रोंकियोल 3 शाखाओं में बंटकर दाईं ओर के फेफड़ों में प्रवेश करता है। बायां ब्रोंकियोल केवल 2 शाखाओं में बंटकर बाएं फेफड़े में प्रवेश करता है। फेफड़ा, वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। इनका रंग लाल होता है और इनकी रचना स्पंज के समान होती है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में बड़ा होता है। प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। यहाँ पर O2 रुधिर में चली जाती है, CO2 बाहर आ जाती है। श्वसन की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा जाता है। बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन, आंतरिक श्वसन, कोशिकीय श्वसन। बाह्य श्वसन यह निम्न 2 पदों में विभक्त होता है: श्वासोच्छ्वास और गैसों का विनिमय। श्वासोच्छ्वास फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी व निकाली जाती है, जिसे सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। की क्रियाविधि निःश्वसन। इस अवस्था में वायु वातावरण से वायु पथ द्वारा फेफड़े में प्रवेश करती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है एवं फेफड़ों में एक निम्न दाब का निर्माण हो जाता है, जिससे वायु वातावरण से फेफड़ों में प्रवेश करती है। हवा तब तक प्रवेश करती रहती है जब तक कि वायु का दाब शरीर के भीतर एवं बाहर बराबर न हो जाए। उच्च श्वसन, आइए देखते हैं। इसमें श्वसन के पश्चात वायु उसी वायु पथ के द्वारा फेफड़े से बाहर निकलकर वातावरण में पुनः लौट जाती है, जिस पथ से वह फेफड़े में प्रवेश करती है। श्वासोच्छ्वास में वायु का संगठन। अंदर ली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अंदर ली गई वायु 78.09% होती है। ऑक्सीजन 21% होता है। कार्बन डाई दोस्तों ऑक्साइड जो होती है 0.03% होता है। बाहर निकाली गई वायु ये 78.09% होता है। ऑक्सीजन इसमें 70% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 4% होता है। सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है।
गैसों का विनिमय, आइए देखते हैं दोस्तों। गैसों का विनिमय फेफड़े के अंदर होता रहता है। यह गैसीय विनिमय गोलीय अवस्था में या विसरण प्रवणता के आधार पर साधारण विसरण के द्वारा होता है। फेफड़े में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उनके दाबों के अंतर के कारण होता है। इन दोनों गैसों की विसरण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। गैसों का परिवहन, गैसों का O2 एवं CO2 फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा पुनः फेफड़े तक वापस आने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फेफड़े तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% तक ही हो पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त परिसंचरण के द्वारा अन्य प्रकार से भी होता है। प्लाज्मा में घुलकर CO2 प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। इस रूप में 7% CO2 का परिवहन होता है। बाइकार्बोनेट्स के रूप में CO2 का लगभग 70% भाग परिवहन होता है। वह रुधिर के पोटेशियम एवं सोडियम के साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करती है। आंतरिक श्वसन, शरीर के अंदर रुधिर एवं ऊतक द्रव्य के बीच गैसीय विनिमय होता है, उसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। फेफड़ों में होने वाले गैसीय विनिमय को बाह्य श्वसन कहते हैं। इसमें जब रुधिर हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचता है तो ऑक्सीजन विमुक्त होता है एवं खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा विमुक्त होती है। कोशिकीय श्वसन, जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनाक्षी श्वसन कहते हैं। इससे ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया एवं यीस्ट की कोशिकाओं में इथाइल एल्कोहल में विघटित हो जाता है। इसे शर्करा किण्वन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अनाक्षी श्वसन के अंत में पाइरुविक अम्ल बनता है। अनाक्षी श्वसन प्रायः जीवों में गहराई पर स्थित ऊतकों में अंकुरित होते बीजों में एवं फलों में थोड़े समय तक के लिए होता है, परंतु यीस्ट एवं जीवाणु में यह प्रायः पाया जाता है। अक्षी श्वसन, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसमें श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 एवं H2O बनते हैं तथा काफी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। श्वसन एवं अपचयी क्रिया है। इससे शरीर के भार में भी कमी होती है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा भाग से किया जाता है। कोशिकीय श्वसन में होने वाली जटिल प्रक्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्लाइकोलिसिस। इसका अध्ययन सर्वप्रथम एम्डेन हाफ पार्सन ने किया था, इसलिए इसे EMP पथ भी कहते हैं। इसको अनाक्षी श्वसन या शर्करा किण्वन भी कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा मुक्त होती है। यह अवस्था आक्षी एवं अनाक्षी दोनों प्रकार के श्वसन में उपस्थित रहती है। एक ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप
पाइरुविक अम्ल के 2 अणु होते हैं। इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने में 2 अणु एटीपी व्यय होते हैं, किंतु प्रक्रिया के अंत में 4 अणु एटीपी प्राप्त होते हैं। अतः ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप 2 अणु एटीपी प्राप्त होते हैं, अर्थात 16,000 कैलोरी 2 × 8,000 ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रक्रिया नाभिकीय एवं ऑक्सीय श्वसन में एक समान होती है। इसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं, जो NAD को 2NADH2 में बदलने में काम आता है। क्रेब्स चक्र, इसका वर्णन हैंस क्रेब ने सन 1937 ईस्वी में किया। इसको साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राइकार्बोक्सिलिल चक्र भी कहा जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। एडीपी के 2 अणु एटीपी के 2 अणु बनते हैं। इस चक्र में हाइड्रोजन के 2 परमाणु 5 बार मुक्त होते हैं। पूरे चक्र 2 पाइरुविक अम्ल के होते हैं, अतः कुल 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का निर्माण क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है। ऊर्जा का उत्पादन पाइरुविक अम्ल के अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी का एक अणु 5 अणु NADH के व एक अणु FADH2 का बनता है। NADH के एक अणु से 3 अणु एटीपी के व FADH2 के एक अणु से एटीपी के 2 अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पाइरुविक अम्ल के एक अणु से 1 + 3 × 5 + 2 × 1 = 80 अणु एटीपी के बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से 2 पाइरुविक अम्ल के अणु बनते हैं, जिससे 36 अणु एटीपी के प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है, अतः ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से कुल 2 + 36 यानी कि बराबर 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। श्वसनीय पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन प्रमुख श्वसनीय पदार्थ हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन होता है, इसके बाद वसा का। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का भंडार समाप्त होने के बाद ही प्रोटीन का श्वसन होता है। दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक है। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।